नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे लोंगिनुस यानी कि लोंजाइनस के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस सीरीज के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं लोंगिनिस के उदात्त सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। यदि यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 125 या फिर 200 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। ये जो सीरीज चल रही है आगामी यूपीजीडीसी, यूजीसी नेट, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर और जो विद्यार्थी यूजी और पीजी कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने जितने भी काव्य शास्त्रियों पर आप सभी से बातचीत की है सभी का संबंध यूनान से रहा है। यानी जब भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रारंभ की बात आएगी, शुरुआती दौर की बात आएगी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो देश आएगा उसका नाम होगा यूनान। हमने इन काव्य शास्त्रियों को याद करने के लिए एक फार्मूला दिया था, पाल, प्लेटो, अरस्तु और लोनजाइनस। तो ये तीन ऐसे पाश्चात्य काव्य शास्त्री रहे जिनका संबंध यूनान से रहा और उसमें लोंगिनुस या लोनजाइनस अंतिम यूनानी शास्त्र रहे, काव्य शास्त्री रहे और इनका जो सिद्धांत रहा उदात्त सिद्धांत रहा और इसको कई किताबों में आप देखेंगे कि औदात्य के रूप में भी माना जाता है, औदात्य सिद्धांत। तो अगर आपके एग्जाम में उदात्त की जगह औदात्य आ जाए तो भी आपको वही लिखना है जो आपने याद किया हुआ है या फिर समझा है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि व्यवस्थित रूप से अपने उत्तर को कैसे लिख सकते हैं। आप शुरुआत करेंगे कि लोंगिनुस यानी कि लोंजाइनस यूनान के अंतिम काव्य शास्त्री और सौंदर्य शास्त्री थे। उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लोंगिनुस का प्रसिद्ध ग्रंथ पेरिहुप्सुस है, जिसका प्रकाशन 1554 ईस्वी में हुआ। इसका पहला अंग्रेजी रूपांतर जॉन हॉल ने 1652 में किया और नाम था ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस। पेरिहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र यानी कि रेटोरिक का ग्रंथ है। यह लगभग 60 पृष्ठों की छोटी सी कृति है जिसमें छोटे बड़े 44 अध्याय हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि लोंजाइनस का संबंध कहाँ से रहा, उनको आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी पेरिहुप्सुस। शुरुआती दौर में तो ये उपेक्षित रहे, किसी का ध्यान लोंजाइनस की तरफ नहीं गया, लेकिन सबसे पहले एक इटली के विद्वान थे, उन्होंने पेरिहुप्सुस का अनुवाद किया या फिर उस पर काम किया और 1554 में उसका प्रकाशन करवाया और बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ग्रंथ पहुंचे तो उसको अंग्रेजी में जॉन हॉल ने लिखा और पुस्तक का नाम दिया ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस। जो पेरिहुप्सुस है ये यूनानी शब्द है, इसको अगर हिंदी में हम कहें तो भाषण शास्त्र कर सकते हैं और अंग्रेजी में रिटोरिक। नाम से ही ऐसा लग रहा है कि इसमें जो भी विद्वान है या पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं उनके भाषणों का संग्रह किया गया है और ये संग्रह पत्र शैली में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए हम पीडीएफ इत्यादि आप सभी को नहीं देते हैं कि अगर आप अंगुली पकड़ कर पढ़ेंगे, बैठ कर पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको अपनी कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। जो पेरिहुप्सुस भाषण शास्त्र जिसको हम कह रहे हैं पत्र शैली में लिखा गया कुल 60 पृष्ठों की छोटी सी पुस्तक है। आप लोगों ने भी 60 पृष्ठों के बहुत सारे नोट्स को बना लिया होगा, लेकिन पुस्तक रूप में नहीं। वो आपका क्या है, नोट्स है। लेकिन ये 60 पृष्ठों की पुस्तक थी और इसमें 44 अध्याय हैं और उसी में उदात्त सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है। इसमें आप देख रहे हैं जो पहला वाक्य है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डीएसएसबी का भी कभी परीक्षार्थी हुआ करता था और डीएसएसबी में एक सवाल आया था। अगर आप सभी पीवाईक्यू हल करेंगे तो सवाल हो सकता है कि आपको नजर आए
सन 2016 में हमने जो एग्जाम दिया था उसमें सवाल आया था कि यूनान के अंतिम काव्य शास्त्री और सौंदर्य शास्त्री कौन है। ऑप्शन में कई नाम दिए गए थे जिसमें कुछ आ, एकदम से आधुनिक भी थे, लेकिन अगर हम यूनान के दृष्टिकोण से देखें तो वो हैं लोनजाइनस। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बारीकी बहुत कम शिक्षक आपको बता पाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसे भी सवाल आते हैं। बाकी इस पैरा में उस कसावट को हमने ध्यान रखा कि आपका कंटेंट भी अच्छा रहे और लगे कि आपको जानकारी ही नहीं, अधिक जानकारी। आगे हम बात करते हैं कि जो लोनजाइनस थे उनका मूल्यांकन समीक्षकों ने अलग अलग ढंग से किया है और लोनजाइनस इतना प्रसिद्ध हो गए कि उनको चाहने वाले भी रहे, जिसमें कि सेंट्सबरी उनका मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि लोंगिनुस तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न लेखक हैं। सेंट्सबरी ने लिखा कि जो लोनजाइनस हैं वो तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न लेखक हैं और पेरिहुप्सुस विस्मयकारी कृति है। जब तक इसकी जानकारी नहीं थी तब तक लोगों का ध्यान नहीं गया। आमतौर पर आपने देखा है बहुत सारे ऐसे लेखक हुए, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हुई जिन पर शुरुआती दौर में लोगों की नजर नहीं गई, लेकिन बाद में वो कालजयी हो गई। बहुत सारे ऐसे लेखक होंगे। तो देखिए कब कौन चीज कालजयी हो जाए, कालजयी होने में उसकी महत्ता भी महत्वपूर्ण रखती है कि वो कितना प्रासंगिक है। तो लोनजाइनस के जो विचार रहे हैं उदात्त सिद्धांत या औदात्त सिद्धांत, वो आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं। तो सेंट्सबरी ने वही बात लिखी कि ये काम तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न लेखक कर सकता है। एलन टेट, आपने अगर पढ़ा होगा, पारिभाषिक शब्दावली में एक शब्द आता है तनाव, उस पर विचार किया एलन टेट। उन्होंने भी लोनजाइनस का मूल्यांकन किया और लिखा अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक कौन है, वो है लोनजाइनस। विमसेट और क्लिंथ ब्रुक्स, इन लोगों का भी नाम आपने सुना होगा। क्लिंथ ब्रुक्स का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। टेट के ही समकालीन या फिर उसी दौर में इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया हुआ था। इन्होंने मूल्यांकन किया पेरिहुप्सुस एक असाधारण लेख है। तो आप देख रहे हैं कहीं न कहीं सेंट्सबरी हो गए, क्लिंथ ब्रुक्स हो गए, टेट हो गए, घुमा फिराकर एक ही टाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन कहने का जो ढंग है वो अलग-अलग है। एब्रम्स के अनुसार साहित्य के उत्तरवर्ती अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी, होरेस सांसारिक और भाषण शास्त्री शुद्र हैं, तो लोंगिनुस जीवंत और आधुनिक है। यानी यहाँ पर तीन लोगों की बात एब्रम्स ने की, अरस्तु की बात की, होरेस की बात की और लोंगिनुस की बात की, जिसमें अरस्तु को बताया कि वो व्यवस्था प्रेमी थे। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो प्लेटो थे वो थोड़े से अरस्तु से आक्रामक थे। उनके ऊपर तत्कालीन जो एथेंस स्पार्टा का युद्ध था उसका प्रभाव पड़ा था और वो राजकाज में उतना मन नहीं लगाते थे और व्यवस्था के खिलाफ, चूंकि उनके गुरु ही थे सुकरात, तो एक तरीके से आप समझ गए होंगे। लेकिन अरस्तु जो थे उतना सत्ता इत्यादि का बहुत खुलकर विरोध इत्यादि नहीं किया, भले उन्होंने कई माध्यमों में काम किया, ठीक है। लेकिन वो व्यवस्था प्रेमी रहे, हमेशा सत्ता से उनका कहीं कहीं जुड़ाव रहा। चाहे वो सिकंदर की बात कर लें, चाहे अपने मित्र के पास जहाँ वो अ, नाराज होकर चले गए थे एशिया माइनर, वहां की बात करें तो अरस्तु व्यवस्था प्रेमी के तौर पर एब्रम्स ने देखा है। लेकिन लोंगिनुस को कहा गया कि वो जीवंत और आधुनिक है इन सभी यूनानी पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में। पेरिहुप्सुस पत्र के रूप में है, अतः उसमें सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि पत्र शैली में पेरिहुप्सुस लिखा गया है और पत्र में जब भी कोई चीज लिखा जाता है पत्र शैली में तो उसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में एक बार आ चुका है कि उत्तम पुरुष का प्रयोग किस शैली में किया जाता है, तो वह पत्र शैली में लेखक जो करता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर उत्तम पुरुष, यही प्रश्न अगर आ जाएगा कि पेरिहुप्सुस में किस पुरुष का प्रयोग किया गया है, तो उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया, किस शैली में है, तो ये पत्र शैली में। आगे अगर हम बात करें
तो जो उदात्त सिद्धांत की समीक्षा पर आधारित है और जिसको कि आप औदात्य के नाम से भी अपने दिमाग में रखेंगे। उदात्त शब्द को लेकर काफी डिबेट रहा कि इसका सटीक शब्द क्या हो सकता है। सबलाइम शब्द का प्रयोग किया गया अंग्रेजी में, ठीक है, सबलाइम शब्द का प्रयोग किया गया और हिंदी में उसको उदात्त कहा गया। और उदात्त शब्द का प्रयोग करते हुए आपके मन मस्तिष्क में कुछ अन्य अर्थ जरूर आ रहे होंगे, जैसे कि उदार आ रहा होगा, उत्कट आ रहा होगा, ठीक है, या फिर दिव्य आ रहा होगा। और जब आप नायक नायिकाओं का भेद पढ़ेंगे तो वहां पर उदात्त एक नायक का लक्षण भी रहा है। तो तमाम चीजें आ रही होंगी आपके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत के करीब भी आप जा रहे होंगे। लेकिन हमें अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ध्यान में रखना है कि यह सिद्धांत अंग्रेजी में सबलाइम और हिंदी में उदात्त के नाम से प्रसिद्ध है। उदात्त को परिभाषित करते हुए लोंजाइनस कहते हैं, उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। यहाँ पर लोंजाइनस ने उदात्त को आनंद से जोड़कर देखने का प्रयास किया है, जिसको कि आह्लाद भी कहा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि हम आह्लादित होते हैं और जब हम आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं, तो हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं या फिर खत्म से हो जाते हैं। तो यहाँ पर लोंजाइनस ने वही बात कही कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय, जिसका कि हम विवरण नहीं दे सकते, वर्णन नहीं कर सकते, प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। तो इस कोटेशन को आप जरूर ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने उदात्त के 5 स्रोत यानी तत्वों की चर्चा की हुई है। उदात्त मनोभाव, उदात्त विषय, उदात्त अलंकृत, उदात्त उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान। तो ये 5 तत्व हैं। अब उदात्त मनोभाव क्या है? इनमें हर्ष, उल्लास, शौर्य, विस्मय, ओज आदि हैं। ये उदात्त मनोभावों को जन्म देते हैं, जिसको कि हम उत्कृष्ट संवेग भी कहते हैं। उदात्त विषय, विषय और चरित्र उच्च गरिमामय होने पर सभी बातें उदात्त हो जाती हैं। उनके हीन होने पर वर्णन और उसका प्रभाव घटिया हो जाता है। तो विषय का भी काफी रोल है, इसीलिए आप कई बार देखते हैं, जैसे हम रामचरितमानस ही पढ़ते हैं या फिर गोदान पढ़ते हैं या अंधायुग पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी कालजयी रचना पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने विषय और चरित्र गरिमामय, इन सभी की वजह से कालजयी और प्रासंगिक होती है। और कई आपने देखा होगा वर्तमान समय में बहुत सारे गाने बनते हैं जो कि कुछ दिनों तक चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे गाने हैं जिनको कि हम क्लासिकल कहते हैं। वो क्लासिकल गाने अपने विषय और गरिमा की वजह से ही क्लासिकल हैं, उनके अंदर वो उदात्त का भाव है। इसी हिसाब से आपको समझना है। उदात्त अलंकृत, अलंकारों पर भी उनका फोकस रहा। अलंकारों का समुचित प्रसंगानु अनुरूप प्रयोग ही उदात्त तत्व को प्रेरित करता है। यानी कि अलंकारों का कहाँ ठीक से प्रसंग के अनुसार प्रयोग करना है, वो भी लेखक को पता होना चाहिए। उत्कृष्ट भाषा, जिसमें प्रभावशाली शब्द चयन हो, मुहावरे, छंद लय का उचित प्रयोग हो, वहां पर वो उत्कृष्ट भाषा शैली के रूप में रखा जा सकता है। उदात्त गुण को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, यानी आपके कहने का ढंग क्या है, आपके शब्दों का चयन कैसा है, आप कब मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, आपके बोलने में जो लय है, वो सभी आपकी उत्कृष्ट शैली के लक्षण है। गरिमामय रचना विधान, इसमें विभिन्न घटनाओं, विचारों और कार्यों तथा दृश्य विधान का समुचित संगठन और संगुफन आवश्यक है। इस गुण के संपादन में कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप देख रहे हैं कि इसी चीज को अरस्तु ने भी अपने दुखांतक वाले में बताया हुआ था, जो उसके 6 अंग बताए थे, कुछ कुछ यहाँ पर आपको मिल भी रहे होंगे। जैसे दृश्य मिल रहा होगा, ठीक है, विचार मिल रहे होंगे, जो विषय वस्तु है वो मिल रहा होगा। तो यही था कि गरिमामय रचना विधान क्या हो सकता है कि जो अलग अलग अनेक घटनाएं हों, विचार हों और एक्शन, जिसको कि अरस्तु बार बार कार्य व्यापार शब्द से प्रयोग कर रहे थे,
दृश्य विधान, इन सभी का आपस में क्या हो, सामंजस्य हो। अरस्तु ने भी सामंजस्य की बात कही थी, आपको याद आ गया होगा, सामंजस्य और लय की बात कर रही थी, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और इन सभी को एक साथ जोड़ने का प्रयास कौन करता है, वो कल्पना करता है। कल्पना का कार्य महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को विश्वास नहीं होगा, जब मैं आप सभी को पढ़ाता हूं तो मैं भी कल्पना करता हूं कि हमारे विद्यार्थी इस चीज में परेशान हो रहे होंगे, हमारे सामने हजारों विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो हम तो एक बंद कमरे में, कमरा भी बहुत छोटा सा ही है और बहुत ज्यादा इसमें संसाधन भी नहीं है, बहुत सीमित संसाधनों में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें कार्य व्यापार क्या है, वो कल्पना का बहुत इसमें रोल है। अगर हम कल्पना नहीं करेंगे तो मानसिक रूप से दिवालियेपन के शिकार हो जाएंगे और पागल भी हो जाएंगे। हालांकि अगर पागलपन को सकारात्मक रूप में लिया जाए तो ये पागलपन ही है जो मैं आप सभी को अकेले में बैठ के संबोधित कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि आपके सामने कंटेंट है, आपके सामने आप जिस साधन से देख रहे हैं वो है, आप हैं और मैं हूं, और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं और किसी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें सामंजस्य है, उसमें प्रवाह है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, उदात्त सिद्धांत को अच्छे से समझ गए होंगे कि लोनजाइनस ने यही कहा कि उदात्त जो है अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष है, मतलब चरम सीमा है और उसकी विशेषता है। चूंकि तमाम विद्यार्थी कह सकते हैं कि सर इसको थोड़ा सा आसान बना दीजिए, आसान जब हम बनाएंगे तो इसी उत्कृष्ट भाषा शैली के साथ छेड़खानी कर देंगे, गरिमामय रचना विधान के साथ। चूंकि क्या है कि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र है और आसान जब हम बना देंगे तो फिर इसका जो इसकी मीनिंग है, मूल आधार है, वही खिसक जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको समझाने का जो हमने प्रयास किया उससे अपने को कनेक्ट करके चीजों को रखिए। आपको याद करना ही पड़ेगा कि उदात्त के 5 स्रोत कौन है, उदात्त मनोभाव, उदात्त विषय, उदात्त अलंकार, अलंकृति, अलंकार भी लिख सकते हैं, उदात्त भाषा शैली ना, गरिमा मय रचना विधान, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, अपने कॉपी पर नोट करना पड़ेगा। बाकियों को हमने समझाने का भी प्रयास किया। इसी सिद्धांत के अंतर्गत लोनजाइनस ने कुछ दोषों के बारे में चर्चा की है। अरस्तु ने भी की थी, लोनजाइनस ने भी की, कि आपका जो लेखन है वो कब दोष युक्त हो जाता है या फिर उसमें दोष आ जाते हैं। तो लोनजाइनस ने 3 दोषों की बात की है, शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर, उदात्त के बाधक या अवरोधक है। लोनजाइनस के अनुसार ये 3 काव्य दोष कह सकते हैं कि हैं शब्दाडंबर, दूसरा बालिशता और तीसरा भावाडंबर। आप अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे और खासतौर से रीतिकाल पढ़े होंगे तो वहां पर देखेंगे कि बार बार उन्होंने देव का मूल्यांकन करते हुए या फिर अन्य जितने भी हैं, उन्होंने मतिराम इत्यादि का, तो उसमें बताया कि इनमें शब्दाडंबर था या भावाडंबर था। इन शब्दों का जिक्र उन्होंने किया है। अगर आपने सीरियसली नहीं देखा है तो 91 वीडियोज जाकर आप जरूर देखिए, आपका पूरा हिंदी साहित्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास का, और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन बस आपको विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि हमने शब्द को देखा तो मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों को जरूर बताना चाहिए कि चाहे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हों, चाहे हिंदी के आलोचक हों, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे, खासतौर से एक दूसरे से संबद्ध ही रहते हैं। तो जिस चीज को लोनजाइनस ने काव्य दोष में रखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी हिंदी आलोचना में इन शब्दों का प्रयोग काफी किया हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये शब्दाडंबर क्या है। शब्दाडंबर उदात्त के अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, यानी कि अपव्यय, एक तरीके से शब्दों का अनावश्यक रूप से प्रयोग करना, अतिक्रमण कर देना। बालिशता, जब लेखक रचना को असाधारण या आकर्षक बनाने के चक्कर में उसको भड़कदार बना देता है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा, चाहे इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बिहारी पढ़ेंगे तो उसमें वो कहा गया है कि जो उनकी काव्य की खास विशेषता है ऊहात्मकता। ठीक है, ऊहात्मक वर्णन हो जाता है वहां पर बढ़ा चढ़ाकर, कि नायिका बीमार है, उसको बुखार आया हुआ है, ऊपर से गंगा जल रखा जा रहा है, वो भाप बन के उड़ जा रहा है। तो ये क्या है, बालिशता के अंतर्गत ही आ रहा है। भावाडंबर,
जहाँ भाव के बदले संयम की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ पर भाव क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है और संवेग उसका कुछ अधिक हो जाता है। तो कई बार जब चीज़ें अति हो जाती हैं, तो दोष के रूप में आ जाती हैं। जैसे मैं आप सभी को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और केवल मैं अपने कोर्स के बारे में बात करूँ, अपने चैनल के बारे में बात करूँ, अपने विद्वत्ता के बारे में बात करूँ, तो आपको लगेगा कि यार पढ़ाया तो ठीक है उदात्त सिद्धांत, लेकिन बकवास भी बहुत किया है। हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि गुण ज़्यादा रहें और दोष कम रहें। समझाने के दृश्य में हमने आपको बता दिया कि कब कोई चीज़ दोष में कन्वर्ट हो जाती है, जब अधिकता हो जाती है। अगर आप ज़्यादा उदार हो जाते हैं और सीधे-साधे हो जाते हैं, कोई एक गाल पे चाटा मारता है, आप दूसरे गाल को भी कर देते हैं, तो वो भी आपके दोष के अंतर्गत है। कई बार लोग बोलते हैं कि पत्थर का जवाब लोहे से देंगे, कुछ ऐसे ही बोला करते हैं बार-बार। चीज़ों को आपको समझ लेना है यहाँ पर और अंत में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उदात्त सिद्धांत को प्रतिपादित करके लोनजाइनस ने अपने समय और परवर्ती काल में उत्कृष्ट कला और काव्य की रचना को प्रेरणा प्रदान की। तो ये लोनजाइनस की खास विशेषता रही कि उन्होंने उदात्त सिद्धांत पर विचार किया और उनके जो समीक्षक थे उन्होंने किस हिसाब से उनको देखा, आपने भी देख लिया और उनकी रचना कौन सी रही महत्वपूर्ण और किस शैली में लिखी गई। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा पढ़कर। आप सभी के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।